और हम लोगों के साथ और कोई है जिनके जिनके मन में जी कुछ। निरंजन भैया, मैं सौरभ जी से ये जानना चाहूंगा कि अभी जो है स्नातक स्तरीय सचिवालय का बहुत लोगों ने वैकेंसी भरा हुआ है। तो आपका चयन सौरभ जी इंटर स्तरीय हुआ। मैं जानता हूँ कि आपका कुछ कुछ नंबर से, मतलब दशमलव से आपका छूटा था स्नातक स्तरीय में भी। तो कैसे दोनों की तैयारी को आप कैसे देखते हैं? थोड़ा सा हमारे जो भी मतलब छात्र छात्राएं जो जुड़े हुए हैं या उन जो भी मतलब ये समझना चाहते हो, थोड़ा सा इन चीजों को आप समझाएं कि कैसे मतलब सिलेबस का मैच करता है या कुछ असमानताएं भी हैं। सौरभ जी, आपकी आवाज कट रही है। निरंजन भैया, मैं सौरभ जी से ये जानना चाहूंगा कि अभी शरद जी जो सुन है। पा रहे हैं? हाँ हाँ ठीक, इस बार ठीक है, हेलो। आवाज आ रही है बस। हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ हाँ, वो बोल रहे हैं सर। बिल्कुल बोल रहे हैं सरस बाबू कि जहाँ तक ग्रेजुएट लेवल की बात है उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रह गया था। शायद एक्सपीरियंस हम्म। की कमी रही होगी उस समय हमारा। तो मैं उसमें बताना चाहता हूँ सर कि ये जो बिहार एसएससी के द्वारा आयोजित होती है ग्रेजुएट लेवल और इंटर स्तरीय जो बीएसएससी की परीक्षाएं आयोजित होती है, सबसे पहला चीज उसमें कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल हो एग्जाम पास करना, जहां तक हमें लगा। सिंपल इस मायने में है कि सब उसका सिलेबस आप डाउनलोड कर ले सर, नेट पे अवेलेबल है। या फिर कोई भी किताब सेट प्रैक्टिस लेते हैं तो उसमें सेट पूरा दिया हुआ रहता है, सिलेबस कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। सिलेबस ले आए। और एक चीज इसमें मैं बताना चाहूंगा जो हर हर लोग को जानना चाहिए कि इसका जो एग्जाम होता है ना, हम लोग जैसे इंटर लेवल का प्रीलिम्स दिए थे तो 6 शिफ्ट में 3 दिन में एग्जाम लिया था। ग्रेजुएट लेवल का 2 दिन में 4 शिफ्ट में एग्जाम लिया था। तो प्रीलिम्स बहुत मतलब समझदारी के साथ देना होता है कि आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट ले, कितना कम से कम गलती करें। तो सीधी सीधी एक लाइन में मैं बताना चाहता हूँ कि कम से कम गलती करते हुए आप कितना ज्यादा से ज्यादा सही कर सकते हैं, उसके बाद आप स्टॉप मार दीजिए। ज्यादा चढ़ने की जरूरत नहीं है वहां पे कि हम 150 में 145 बना के आगे तो आपका नाम हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 शिफ्ट में एग्जाम होगा, 4 शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो एक नॉमिनलाइज के तहत इसका रिजल्ट बनाया जाता है, जो हाँ, ज्यादा सही। स्केलिंग वाला इशू रहता है, स्केलिंग वाला। हाँ जी हाँ, सर। स्कोलिंग वाला रहता है। तो इसमें नॉमिनलाइज मेथड से रिजल्ट प्रकाशित करता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब इंटर लेवल का मैं प्रीलिम्स दे रहा था इस बार, औरंगाबाद में मेरा सेंटर था। तो हम 150 क्वेश्चन में, तो हम 104 क्वेश्चन ही मात्र जान रहे थे, और उसमें भी 2 4 5 7 क्वेश्चन गलत हुआ होगा, नो डाउट। तो हम उतना 104 बना के स्टॉप कर दिए कि नहीं, हमको आगे नहीं बनाना है, रिजल्ट हो अथवा नहीं हो। और जिनसे भी बाहर आके मैंने बात किया कि कितना बनाए, तो 135 140। जब क्वेश्चन हाँ बनने हाँ। वाला नहीं था तो हम रिक्स क्यों ले पाए, नहीं लिए रिक्स। और संभवतः जो 140 बनाए सर उनका रिजल्ट नहीं हुआ, 104 बनाकर हम छोड़ दिए, मेरा रिजल्ट हुआ। तो ये चीज का ये ध्यान रखना है। बहुत बड़ी हाँ बात आपने कही, क्योंकि लोग कहते हैं वनडे एग्जाम, खास करके बिहार वाली जो परीक्षाएं होती है इंटर स्तरीय या स्नातक स्तरीय, उसमें हाई स्कोरिंग गेम सब लोग कहते हैं कि 140 बना के आओ, 145 बना के आओ। और आप मतलब हमारे सामने आपका उदाहरण है, आप चयनित अभ्यर्थी हैं कि आपने उतना कम हम बना के मतलब चयन पाया है। हाँ, नहीं ये प्रीलिम्स में का बात बता रहा हूँ सर। प्रीलिम्स में क्या हाँ होता हाँ है, अप्रैल। नॉमिनलाइज मेथड से होता है। और उसमें प्रीलिम्स क्या होता है, 6 शिफ्ट में एग्जाम होता है, 4 शिफ्ट में एग्जाम होता है। तो उसमें क्या होता है, हर शिफ्ट वाइज कटअप तैयार होता है ना। तो उसमें ज्यादा चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसमें जितना सही सही आप जान रहे हैं बना दीजिए, रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। 100 प्लस है, बहुत सेफ जोन में है। आप वहां पे जाके स्टॉप पास लगा के चले आए। और मेंस में क्या है कि मेंस का एग्जाम 1 दिन में होता है। और मेंस में आप 150 के 150 रंग के आइए, आपको कोई एतराज नहीं है। उसमें पूरा एकदम चढ़ के बैटिंग करना है। और तो बैटिंग इस मायने में करना है कि 1 से 150 तक में गए तो मान लिया जाए 115 क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाए, तो सेकंड के लिए हम 20 मिनट रखें कि सेकंड में जो क्वेश्चन नहीं बना। तो कितना बार होता है कि शुरू में एग्जाम का प्रेशर होता है, तो पहला क्वेश्चन आप पढ़े नहीं, आप जान रहे हैं मैथ बना नहीं बना, कोई क्वेश्चन जीएस में पढ़ा हुआ क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, उसको आगे बढ़ते चल जाइए। ये जो है ना 2 घंटा का गेम है, और 2 घंटा में 150 क्वेश्चन आपको डील करना है। 2 घंटा 15 मिनट देता है, 15 मिनट आपको क्वेश्चन खोलने नहीं देगा, लेकिन आपका ओएमआर सीट भरने के लिए देता है। तो उसमें आपको करना क्या है कि 2 घंटा में ही आपको 150 क्वेश्चन तय करना है। तो आपको स्पीड रखना है बनाते समय। स्टार्टिंग में 1 घंटा में आप पूरा 150 क्वेश्चन पहुंच जाइए कि आपको जो बनने वाला फटाफट बनाते चल जाइए। उसके बाद एक प्रेशर रिलीज होता है आपके माइंड से, उसके बाद लगता है कि अब तो हम सेफ जोन में आ गए हैं, अब आराम से आप बिल्कुल टेक कर बिल्कुल। सकते हैं सारा क्वेश्चन। फिर आराम से आप जो जो क्वेश्चन, फिर उतना सही होने के बाद ना सरस से आपको लगेगा कि नहीं अब हम पास कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन नहीं जानेंगे उसका भी आंसर आपको पता हो जाएगा फिर सेकंड अटेम्प्ट। फिर आराम से मेंस में सब क्वेश्चन बनाना है। मेंस में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, जो भी बंधु देंगे
एक भी नहीं, क्योंकि इसमें 4 पे एक नेगेटिव होने वाला है। और आपको ऐसा जीएस का क्वेश्चन में हम जनरली मानते हैं कि 5 क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें 2-3 क्वेश्चन सही करिए देंगे, नहीं जानेंगे फिर भी एक मतलब पढ़ने के बाद एक अनुभव हो जाता है। नहीं जाने तो इसमें मेंस में पूरा बनाना है। प्रीलिम्स में जितना जानेंगे उतना ही 2-4 क्वेश्चन रिस्क ले सकते हैं, उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है बस। अच्छा, प्रीवियस पेपर की भूमिका पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि प्रीवियस पेपर कितनी जरूरी है इस परीक्षा में खास करके। प्रीवियस तो उतना जरूरी नहीं है, बस इसका सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप पढ़ लेंगे। इसका सिलेबस में हम ये चीज गौर किए हैं कि भारत और भारत के पड़ोसी देश से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछता है कि पाकिस्तान में अभी जो शहबाज शरीफ बने वो किस पार्टी से हैं, वहाँ क्या चल रहा है, रावी नदी कहाँ है, लाहौर किस नदी का तट पर है, म्यांमार का मुद्रक क्या है। ये सारा क्वेश्चन का बहुत सारा हम देखे हैं, 2 एग्जाम 3 एग्जाम दिए हैं इसका, तो हमको लगता है कि नहीं, भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में बहुत जानना जरूरी है। उसका कल्चर मानना, उसका ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में भारत का भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सब पढ़ना है। लेकिन भारत के पड़ोसी देश के बारे में बहुत पढ़ना है, ये चीज का ध्यान रखना है। नेशनल करेंट अफेयर बढ़िया के जाना। चैप्टर मैथ का है वो आप बना लेंगे, 20 मैथ का रहता है, उससे ज्यादा रहता नहीं है। लाभ हानि, साधारण ब्याज, प्रतिशत, अनुपात, अंक गणित का कुछ क्वेश्चन रहते हैं, औसत, समय, दूरी, सात जी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है रविरंजन जी, नेटवर्क थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है, आराम से कर लेंगे। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को आप बढ़िया से देख लेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से उतना क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन 25 का कभी भी उसको मिला 25 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। एक बार सेट जाएंगे, आराम से हो जाएगा सारा क्वेश्चन। कोई भाई या बहन मतलब अगर प्रीवियस ईयर का अगर रखें तो करेंगे कि भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछेगा कि म्यांमार का मुद्रा क्या है, ग्रेजुएट फर्स्ट लेवल में पूछना चाहिए। आप देखने को मिले भारत और उस पड़ोसी देश का मुद्रा हो सकता है, पाकिस्तान के बारे में पूछते, श्रीलंका में आर्थिक हलचल चल रहा है उसके बारे में पूछते। तो बहुत सारा चीज है जो कि आपको भारत के साथ साथ पड़ोसी को भी ध्यान रखिए, इसमें तैयारी करना अच्छा लगता है हमको, जहाँ तक लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई हमारे भाई बंधु बहन कोई भी अगर प्रश्न पूछना चाहे तो। तरह से आपका आवाज कट रहा है, आवाज आपका भी ब्रेक हो रहा है, मुझे जैसा महसूस हो रहा है। हेलो, जी जी आ रहे सब, आवाज आ रही है सब आपकी आवाज जी। और जी रोशन जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? हाँ हेलो, नमस्कार भैया। हेलो, पूछिए। हाँ जैसा कि अभी 20 या 25 दिन में मेरा ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तो लास्ट डे में कैसा अप्रोच होना चाहिए? हेलो रंजन जी, सौरभ जी, सौरभ जी, हाँ किधर म्यूट कर लीजिए आप। इनका प्रश्न है कि परीक्षा के मतलब लास्ट मोमेंट में वो किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, उस पर आप अपने विचार। परीक्षा के लास्ट समय में हमें लगता है कि आप जितना पढ़े हैं उसका बस रिवीजन कर लें। जितना सेट लगाए होंगे एग्जाम के पहले 20, 25, 50 सेट लगाए होंगे, उस सेट को फिर से रिवाइज कर लें। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आप मार्केट से कोई सेट खरीद के लाते हैं, एडिटोरिया का या फिर अरिहंत का या कोई भी प्रकाशन का लाते हैं, तो 150 क्वेश्चन जब बनाते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन आपको लगता है हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, एक नोटबुक रखिए और नोटबुक में उस एक सेट बनाए, आप 5 से 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैक्सिमम नहीं जानते होंगे, उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर ले अपनी नोटबुक में, और लास्ट टाइम में उसी चीज को बार बार रिवीजन करें। आप हमको लगता है कि 50 सेट 100 सेट कोई बना लेंगे तो उसके बाद उनको ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा कि प्रीलिम्स छूटेगा, फिर कभी आराम से निकाल सकते हैं। फिर प्रीलिम्स या मेंस कोई भी एग्जाम हो। अब मैथ में आप क्या करेंगे, मैथ में जो 10 गो चैप्टर है उसको बार बार रिवीजन कर लें, मैथ का फॉर्मूला देख के जाएं, अगर लास्ट टाइम नहीं मिलता है तो रीजनिंग का प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही आप टाइम भी बचेगा, एक्यूरेसी का बनाते हैं।
मैथ रीजनिंग में घबराने की जरूरत नहीं, बहुत इजी पूछता है। आप सिंपली जाके बनाएंगे, 75 क्वेश्चन पूछता है, उसमें आप वो 70 बना के ही आएंगे, इतना इजी पूछता है। आप क्या बताएं, बहुत इजी पूछता है। जीएस पे काम कीजिए, ऐसे बढ़िया से 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आएगा, राजधानी आएगा, बुक से और क्वेश्चन आएगा, यकीन मानिए। कौन सा क्वेश्चन, बुक कौन लिखा है, पुराना क्वेश्चन आएगा और नया क्वेश्चन में भी कौन सा बुक कौन क्या लिखा है नहीं लिखा है, पूरा एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। जैसे भैया एक और बात पूछनी थी, जैसे अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अभी तक जीएस पढ़ा ही ना हो, तो उसको कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? अगर पढ़ा ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं पढ़ा और एग्जाम आपको देना है, यही ना। जैसे आगामी एग्जामों के लिए तो आप सबसे पहले, अगर टाइम है तो एनसीईआरटी पढ़िए, उसमें कोई समझौता नहीं कीजिए। एनसीईआरटी 2-3 बार पढ़ने के बाद आप चुपचाप लुसेंट पकड़िए या घटना चक्र पकड़िए, उसके बाद कंटिन्यू उसको रखिए, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लुसेंट जो है पूरा एनसीईआरटी का सार आप इनके बाद भूल जाएंगे, जबकि एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, उसके बाद आप पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं, फिर उसको मेंटेन रखे हुए रहेंगे। आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, महीना में एक बार लुसेंट को दोहरा देते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक सीट लगाना है, उसका पूरा डिस्कशन कर देना है, आप एवरेज में रहेंगे, आप नीचे नहीं घसेंगे आपका तैयारी। आप करते रहे, करेंट अफेयर्स पे काम करें, करेंट अफेयर्स डेली नया नया बनता है, उस पर काम करें, और एक बार जीएस का तैयारी हो जाने के बाद खत्म नहीं होता है, बस उसमें जो चीज नया नया आता है, पॉलिटी का क्वेश्चन नया आएगा उसको ऐड कर दीजिए, ज्योग्राफी में नया आएगा उसको ऐड कर दीजिए। हिस्ट्री में तो एक बार पढ़ने वाला भूलेंगे नहीं, उसको बार बार रिविजन करते रहना है। एनसीईआरटी पढ़िए, मस्त पढ़िए, बार बार पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने से एक फायदा क्या होगा कि अगर आप मेंस लिखिएगा बीपीएससी का, तो उसमें आपका भाषा पर पकड़ बनेगा, भाषा अच्छा लिख पाएगा एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। और लुसेंट पढ़ने से लिखिएगा तो लुसेंट में आप दो के लिखना पसंद करेंगे, पॉइंट देंगे, पॉइंट पे नहीं होगा ना, आपको पॉइंट के साथ साथ पैराग्राफ भी लिखना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। और जो भी लगे कि आप कोई वर्ड पढ़े और अच्छा लगा वो वर्ड, आपको लगा कि नहीं आपको अपना डेली लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं, एक डायरी रखिए, उस डायरी में उस शब्द को लिख दीजिए। आपका हर सवाल में अगर 5-6 शब्द वैसा यूज कर दिए तो आप कॉपी जांचने वालों को जरूर उठा सकते हैं, 2 नंबर आपको ज्यादा कर सकता है। एक चीज का ख्याल रखिए, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, बहुत फायदा करेगा। आपकी भाषा नहीं सुधरेगी और कोई भी चीज का कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप लड़का को डिग्री लगाना है, लेकिन जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं वो भी लगाना ही और किन्हीं का प्रश्न हो तो सीधे पूछे, सौरभ जी हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किन्हीं का भी कोई प्रश्न हो तो। मैं अनुराग कुमार, मेरा सवाल ये है कि आप किस किस विषय में से यूजीसी नेट क्वालिफाई किए हैं और आपका मास्टर का सब्जेक्ट क्या रहा है? लगता है जुड़े नहीं है क्या? नहीं, लेफ्ट हो गए हैं, उनका नेटवर्क का इशू आ रहा होगा, वो जुड़ते हैं तुरंत। आपका सवाल उन्होंने सुन लिया है, नहीं तो मैं दोहरा दूंगा, आप बस बने रहिए। ज्वाइन कर लिया सौरभ जी। मैं भी यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। हेलो जी, हाँ बोलिए। नहीं जुड़े हुए तो मैं बता देता हूँ, मैं भी यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ और मैं अभी बैंक कर रहा हूँ, ठीक है, बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। 2019 दिसंबर में मैंने भी यूजीसी नेट हिंदी विषय से क्लियर किया था। तो ये 2 विषय में अगर जो भी करता है तो आई थिंक कि अगर 2 विषय से एमए किए हुए हैं तभी तो, क्योंकि मास्टर डिग्री की एलिजिबिलिटी होती है, और कोई भी अगर 2 विषय, तो वही मेरा प्रश्न था कि 2 विषय से किए होंगे तभी तो। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, अनुराग जी पूछ रहे हैं कि आप किस किस विषय से नेट उत्तीर्ण हैं, अपना विषय बताएं आप। सौरभ जी सुन पा रहे हैं?
हेलो सरस बाबू। हाँ हाँ हाँ, सुन पा रहा हूँ मैं, बोलिए। हम सुन पा रहे हैं सर। हम बोल रहे हैं कि ज्योग्राफी से भी मैं उत्तीर्ण हूँ सर, और शिक्षा शास्त्र से उत्तीर्ण हूँ, और दोनों विषय से पीजी करना बहुत जरूरी है। अगर आप पीजी नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे? उसमें आपको डिटेल तो भी देना होता है फॉर्म फिलअप करते समय, आप कहाँ से किए हैं, आपका मार्क्स कितना है, सारी चीज फॉर्म भरते समय फिलअप करना पड़ता है। वही वही जरूरी होता है। वही मेरा सवाल था कि पीजी फिर 2 विषय में किए होंगे तभी तो किए होंगे, है ना? जी जी जी, 2 विषय से किए हुए, 3 विषय से मेरा पीजी होने वाला है, अगला साल 2022 में ही है, लेकिन सेशन डिले कर दिया है, नहीं तो हो जाता, 3 विषय से हो जाता। ठीक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रवि रंजन जी, सौरभ जी, मैं आपको अपने नाम से बुला लेता हूँ। सौरभ जी, ये बताइए सेट कितना महत्वपूर्ण है कोई भी परीक्षा में? इससे पहले हमारे साथ आलोक रंजन जुड़े हुए थे पिछले सप्ताह, वो बीपीएससी में जिन्होंने 84वां स्थान प्राप्त किया हुआ है, तो सेट पे की भूमिका पे उन्होंने भी प्रकाश डाला था। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वन डे एग्जाम जो है, खास करके ऑब्जेक्टिव मोड वाला जो है, उसमें सेट की क्या भूमिका है, प्री से मेंस तक की? थोड़ा इसको समझाएं। बहुत बड़ी भूमिका है सेट प्रैक्टिस का। सेट प्रैक्टिस में क्या होता है कि आप फोकस्ड होकर 2 घंटा एक सेट को लगाते हैं, और उस समय जो क्वेश्चन को आप नहीं जानते हैं और गलत बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर मिलाते हैं, तो हमारे समझ से लगता है कि उस क्वेश्चन को फिर सही करते हैं, तो आप जिंदगी भर बोलते नहीं है कि क्वेश्चन मैंने गलत किया है। जबकि आप किताब में पढ़ते हैं, तो किताब में पढ़ने के बाद आप सरसरी निगाहों से पढ़ते चले जाते हैं, और दिमाग में उतना जोर नहीं पड़ता है। याद है तो याद क्वेश्चन को ठीक है, रिविजन हो गया। जो नहीं याद है वो फिर 2-4 घंटा, 5 घंटा, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह के बाद भूल जाएंगे आप। लेकिन जो क्वेश्चन आप सेट में गलत करेंगे ना, समाप्त वो क्वेश्चन फिर गलत आप नहीं करेंगे। सिर्फ गलत किए, उसके बाद उसका डिस्कशन कीजिएगा दोस्तों के बीच में, इस क्वेश्चन को कैसे गलत बनाए हम, तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए वो याद रहता है। इसलिए सेट बहुत जरूरी है, खास करके बिगिनर्स के लिए तो उतना हम नहीं कहेंगे। बिगिनर्स के लिए सप्ताह में 1 दिन जरूर सेट लगाए वो, क्योंकि सेट में कम नंबर आएगा, वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे। जिसका तैयारी ऑलमोस्ट 90% हो चुका है, 80% हो चुका है, वो जरूर सेट लगाएं, और सप्ताह में 2 बार सेट लगाएं या 3 बार लगाएं। और जब भी सेट लगाएं तो ग्रुप में लगाएं। अगर अच्छे लड़का का 4-5 लड़का का ग्रुप है तो साथ में लगाएं सेट, नहीं तो कोई कोचिंग संस्थान वाले करवाते हैं वीकली या वीक में 2 बार, तो वहां जरूर ज्वाइन करें, और उसका पूरा डिस्कशन एकदम मतलब एक एक चीज को ध्यान से सुने, और कहाँ पे आप में कमी है। और सेट लगाने से एक फायदा और ये होता है कि जिस पोर्शन में आपको नंबर कम उठा, आप घर आइए, उस टॉपिक को निकालिए और उसको पूरा पढ़ डालिए, कि अगला बार जब भी सेट लगाएं तो उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो मैं क्वेश्चन गलत नहीं करूं। तो सेट की बहुत बड़ी भूमिका होती है प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक, और सेट लगाना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, हर विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सचिवालय सहायक के कुछ अच्छे सेट्स के नाम बताइए प्रकाशक के, क्योंकि यहाँ पे जो लोग जुड़े हुए हैं ना, कुछ लोग बहुत सुदूर है और कुछ लोग दूसरे शहरों में भी हैं, तो हो सकता है ग्रुप में उनको ना बने, तो कुछ ऐसे प्रकाशक या किताब का नाम आप सुझाएं जो कि वो मतलब ले सकें और उससे वो अभ्यास करें, अगर कुछ आपके जहन में हो तो। प्लेटफॉर्म का बुक को हम देखते हैं, अच्छा लगता है। प्लेटफॉर्म का बुक का भी सेट बनाए हम, और उस समय 14-15 के समय यूनिक का बनाते थे, तो यूनिक का कुछ गलतियां ज्यादा लिखती है, इस वजह से यूनिक को प्रेफर नहीं करते हैं। एडुटेरिया का और प्लेटफॉर्म में से कोई भी लेकर बनाए, दोनों बढ़िया लिखते हैं, बहुत अच्छा है, दोनों अच्छा है। और अगर कोई आसपास में आप प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन लिया है ना, या फिर एक चीज और, जब सचिवालय आप दे रहे हैं ना, तो जीएसएससी का भी क्वेश्चन लिया है, झारखंड का क्वेश्चन को स्किप करके उसका भी क्वेश्चन बना डाले, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक। और बिहार एसएससी का भी प्रीवियस ईयर का, बिहार दरोगा का और बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक लिया, उसमें सारा मिल जाएगा, और उसका भी एक बार बना जाए। तो उससे क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और बिहार में जनरली ट्रेंड है कि 20% क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर से आपको उठा के दे देता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं। हाँ, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इग्नोर नहीं करना है। जी जी जी, सही सही, बहुत सही कहा आपने। और कोई भाई या बहन जिनका कोई प्रश्न हो, सीधे सौरभ जी से पूछ सकते हैं। कोई भी सामने स्वतः आए। सौरभ जी बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं, बस आप इनको टटोलिए। जो भी आना चाहे स्वतः आए। किन्हीं का कोई प्रश्न? अच्छा सौरभ जी, प्रश्न होगा तो मैं लूंगा उनसे। हाँ निशांत जी, हाँ आइए। भैया नमस्कार, मेरा नाम निशांत है। मैंने इस बार पहली बार जो है थर्ड जो ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम में मैंने फॉर्म भरा है, और बीपीएससी का मैं पिछला बार भरा था, इस बार मैं भर रहा हूँ, और अच्छी मार्क्स भी आई थी। मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ भैया कि इसमें तो बहुत सारा सेक्शन है, रीजनिंग का सेक्शन है, एप्टीट्यूड का सेक्शन है, मैथ का सेक्शन है,
और अपना जीएस का अलग सेक्शन है। तो इसको मैं किस तरह से स्कोर करूँ, जिसमें टेस्ट भी दे रहा हूँ। तो आपने कहा कि यूनिक का, यूटेरिया का, देखिए मैं यूटेरिया का टेस्ट मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से, लेकिन टाइम में मैनेजमेंट में हम कहीं कम हो जा रहे हैं, कहीं लैग कर रहे हैं। क्वेश्चन का जो पैटर्न आ रहा है आजकल में, बहुत लगता है कहीं कुछ चेंज ना कर दे। तो क्या पैटर्न के थ्रू चले जो कि अच्छा स्कोर कर पाए, बिकॉज हम लोग जनरल से हैं, तो भाई जनरल के लिए तो हम लोग को मैक्सिमम लेकर चलना पड़ेगा। कुछ सुझाव दीजिए भैया। देखिए, आप 150 क्वेश्चन डील कर रहे हैं और 2 घंटा ही आपके हाथ में समय है। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करना है। तो आप घर पर जब सेट लगाते हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि हमको जो आपका मतलब मजबूत कड़ी आपका एग्जाम में है, 150 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन तो आपको मजबूत कड़ी होगा कि जैसे जीएस हम मेरा मजबूत है तो हम जीएस 75 क्वेश्चन है, ठीक है जीएस, तो उसमें हम स्पीडली थोड़ा बना लें। और जहाँ पे आपको लगता है कि कमजोर है, मैथ जैसे किसी का कमजोर होता है, रीजनिंग में टाइम लेते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन में लग रहा है ना कि आप फंस रहे हैं, हम नहीं बना पाएंगे, उसको टाइम इन्वेस्ट ही नहीं करना, उसको आगे बढ़ जाना है। आपको 30 से 35 क्वेश्चन आप तो एग्जाम में छोड़ना ही छोड़ना है, तो उसमें क्यों टाइम इन्वेस्ट करेंगे। इसमें पहला सफलता ये चीज ध्यान रखता है ना कि 150 क्वेश्चन में आपको 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन छोड़ना है। चुन लिए कि हमको किसको छोड़ना है, स्पीडली चुनिए, 5 सेकंड में चुन लिए, आप उसी में एग्जाम पास करेंगे। ध्यान में नहीं रखना है कि हमको 150, हमको 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन छोड़ के आना है और उसको उसमें टाइम ही नहीं देना है। बाकी क्वेश्चन को टाइम देना, जो बनने वाला है सही करने वाला है उस पर टाइम देके आएंगे, बाकी छोड़ के आएंगे। तो जीके जीएस में समय बचाइए, क्वेश्चन ध्यान से एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 20 सेकंड में ठीक कीजिए जीएस। 1 मिनट में 6 क्वेश्चन बनाइएगा। यहाँ 25 मिनट में सोचिए कि 75 क्वेश्चन हम डील कर लें, अब बाकी मैथ पे आप समय दे सकते हैं। हमें तो जो नहीं बनने वाला है उसको आप तुरंत साइड कीजिए। रीजनिंग में समय दे सकते हैं और एक बार में मैथ नहीं बन रहा छोड़ दीजिए, ऑप्शन से एलिमिनेट कीजिए, ऑप्शन नहीं हो रहा फिर भी छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं देना। हमें पीटी में नहीं चर्च करना है ज्यादा क्वेश्चन को, बट मेंस में चार्ट बनाना है, 150 से 150 को किया है, उसमें 20 क्वेश्चन गलत हो जाए तो कोई बात नहीं है, 25 हो जाए कोई बात नहीं। फिर भी आपने अपने साथ वाले बंदे को कि 130 क्वेश्चन पहुंचते पहुंचते उसका समय खत्म हो गया, पता है लास्ट में 15-20 क्वेश्चन बहुत लॉबी पहुंच देता है। वही स्पीड चेक करना है आपको कि कौन सा क्वेश्चन को छोड़ना है, किसको आपको बनाना है। पहला कोशिश करना है कि 1 से 150 तक हम ट्रूली आउट बनाते चल जाए। उसके बाद जानते हैं 5 क्वेश्चन के बाद एक स्पीड देखकर आपको मिलेगा। एक टर्म का ट्रेंड होता है कि 5 क्वेश्चन में वो 8 क्वेश्चन डाल देगा आपको उलझाने के लिए, कि 2-3 मिनट उलझा कि आप वहीं बाहर हो गए। उसको उलझना नहीं, उसको छोड़ना है, फिर आगे बढ़ना है। फिर 5 क्वेश्चन के बाद एक मिलेगा, उसको उसमें भी उलझना नहीं, उसको भी छोड़ना है। उसी बनाते बनाते 50 पहुंच जाए, आधा घंटा समय बचा, 20 मिनट समय बचा, तो जो उलझाने वाला क्वेश्चन है उसमें देखिए कि कौन बनने वाला है, नहीं बनने वाला है। नहीं बनने वाला है तो पीटी में छोड़ दें, मेंस उसमें नहीं है तो कोई आराम से फिर गेस करके लगा के चले आए। ये आप जिसमें आपका पॉजिटिव मतलब मजबूत कड़ी है उसको जल्दी बना लें, जिसमें ज्यादा समय लगे उसको पास कर लें। और कोशिश कीजिए कि समय से 10 मिनट पहले बना लें, क्योंकि एग्जाम में घबराहट होती है। 10 मिनट अपने हाथ में रखिए, रंगने उगने में गलती उगती नहीं हो, इसका ध्यान रखना। 1 घंटा 50 मिनट नहीं बनाने का, पूरा कोशिश कीजिए 150 मिनट। जी धन्यवाद जी। चलिए अकॉर्डिंगली करने अंकुर चौधरी पूछ रहे हैं सौरभ जी कि नेगेटिव कैसा रहता है, परीक्षा का प्रकृति क्या नेगेटिव का, नकारात्मक अंकों का, कितने में कितना गलत, ये पूछ रहे हैं सौरभ जी। लेफ्ट हुए हैं नेटवर्क इशू। हाँ सौरभ जी। हाँ जुड़ गया सर जी, आप थोड़ा सा नेटवर्क जोन में रहिए। क्या सरस बाबू कटती है बीच बीच में, थोड़ा सा आप नेटवर्क जोन में रहे ना। पटना में लग रहा है कि बारिश के कारण ये इशू हो रहा है। हाँ सौरभ जी, बारिश का बात नहीं है, यहाँ पर नेटवर्क कम रहता है। अंकुर चौधरी पूछ रहे हैं आपसे कि नेगेटिव का मोड कैसा रहता है, मतलब कितने गलत पे मतलब कितना नंबर कटता है, ये समझे हमको। सचिवालय के बारे में शायद वो पूछ रहे हैं। बिल्कुल इसमें क्या है कि 150 क्वेश्चन रहते हैं सर, और एक क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं। टोटल 600 नंबर के एग्जाम होते हैं, समझे। और एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर आपका कटता है। अगर आप 30 क्वेश्चन गलत किए तो 30 नंबर आपका कट जाएगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर के रहते हैं और एक गलत करने पे 1 नंबर कटता है। अच्छा, एक और प्रश्न है दीपक जी का, है कि करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कैसे करना है अपना काम करते हो। वर्किंग है शायद, लगता है जैसा वर्किंग है तो
मैं उनको बताता हूँ कि एक गौरव सर का एक वीडियो डेली पर डे देख लें, स्पीड करके 1.5 पे करके देख लें, 1 घंटा सवा घंटा का आता है, कुमार गौरव सर का उत्कर्ष का है, बहुत अच्छा बताते हैं। फूल पत्ती वाली क्लास नहीं? फूल पत्ती वाली क्लास बहुत अच्छा बताते हैं, जरूर देख सकते हैं। और नहीं तो फिर हार्ड कॉपी में बताइए, कोई मैगजीन जो प्रेफर वो करे जिसमें उनको मिले 1 महीने का या इस तरह से कुछ। मैगजीन में आप पीडी का सिर्फ आप करेंट अफेयर्स का पार्ट का जेरोक्स ले लीजिएगा, 25 रुपया में देगा, वही पढ़िए, इनफ इज इनफ है, समझ गए। प्रतियोगिता पीडी दर्पण। का, हाँ पीडी का सिर्फ आप जाके जेरोक्स की दुकान में बोलेंगे कि हमको सिर्फ करेंट अफेयर्स पीडी का निकाल के दे दीजिए, आपको फालतू का चीज हटा देगा, जो सेट प्रैक्टिस फलना उलना देता है वो सब कुछ नहीं देगा। और जो उसमें नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक खेल आर्थिक लघु सामान्य ज्ञान सब ये सब 1 महीना का पूरा दे देगा, पूरा बहुत अच्छा देता है, 25 पेज के आसपास रहता है, बहुत जबरदस्त रहता है, उसको ले लीजिए, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, बार बार रिवीजन कर लीजिए 2-3 बार, बहुत अच्छा है। उसके अलावा 6 महीना या वार्षिकी ये सब आता है एडुटेरिया का, या फिर ये सब को आप पढ़ सकते हैं, ये सब भी अच्छा किताब देता है। एडुटेरिया, स्पीडी ये सब अच्छा, मतलब बिहार में ये पत्रिकाओं की अच्छी भूमिका है। अच्छी भूमिका है, एडिटोरिया का भी ले सकते हैं। और अगर और थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं तो फिर परीक्षा मंथन का भी बुक ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। बिल्कुल बहुत सही। परीक्षा मंथन भी अच्छा लिखते हैं और एग्जाम के अकॉर्डिंगली लिखते हैं, तो वो भी आप खरीद और कोई भाई बहन जिनका प्रश्न हो सीधे सौरभ जी से पूछे, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको भी पूछना हो स्वतः आए। अंकुर आप सामने आके पूछे, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, अच्छा लगेगा अगर सामने आप आके पूछे तो। अंकुर चौधरी जी भैया, पूछ रहे थे कि 25 साइंस जो रहता है इसमें, तो उसका लेवल क्या रहेगा साइंस का सौरभ भैया? साइंस का लेवल कुछ खास नहीं रहेगा, बेसिक 9th 10th तक का आप कंप्लीट रखेंगे, उससे ही क्वेश्चन रहता है। बायोलॉजी पे थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन रहेंगे, और थोड़ा बहुत साइंस टेक में नया नया इन्वेंशन हुआ है, नया नया पीएसएलवी क्या क्या है, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। नैनो टेक से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन रह सकता है, हाँ ये सब नैनो टेक से क्वेश्चन रहेगा। बायोलॉजी पे विशेष ध्यान रखना है, बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, 10 क्वेश्चन के आसपास बायोलॉजी से रहेंगे, तो 15 क्वेश्चन ये दोनों रहेंगे। अच्छा, और ये 75 मैथ रीजनिंग जैसे है, तो इसमें टॉपिक से बाहर भी रहता है? क्योंकि टॉपिक में तो बहुत कम मैथ का चैप्टर लिखा हुआ है। बहुत कम, उतना ही पूछता, उतना रहेगा भी नहीं, साधारण ब्याज से 2 क्वेश्चन डाल देगा, ये सब करता है। 10 क्वेश्चन मैथ में आ जाए, 12 क्वेश्चन आ जाए, बहुत लिखता है 25 क्वेश्चन, लेकिन 25 आता नहीं है, 12 से 13 क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत है। मगर 75 मैथ रीजनिंग तो करेगा ना पूरा, कि वो भी नहीं? हाँ पूरा करेगा, उतना ही नहीं करेगा, ऑलमोस्ट 90 कर देगा, इधर जीके जीएस से कर देगा, और 60-65 कर देगा उधर, बहुत है, उतना पूरी नहीं देता है, लिखता है उतना, लेकिन एक्यूरेट काउंट कीजिएगा आके तो उतना रहता नहीं है। सौरभ जी बीच में टोकने के लिए माफी चाहूंगा, आप बहुत लोग आपको फेसबुक लाइव पे भी देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि आपके चेहरे को देखा जाए, आप अपना वीडियो ऑन करें सौरभ जी, जहां भी आप हो। हाँ आप ऐसे ही रहिए, कितने अच्छे तो लग रहे हैं लगता है कि आप साक्षात आपसे बात हो रही हो। अच्छा ये बताइए सौरभ जी, आपने बहुत तरह की परीक्षाएं निकाली, मैं तो आपको व्यक्तिगत निजी रूप से जानता हूँ, मित्र हैं, सहचर आप हैं हमारे। ये बताइए कि आपने टीचिंग का भी मुझे पता है कि सीटेट का भी दोनों पेपर निकाला हुआ है, एस्टेट भी निकाला हुआ है, थोड़ा सा हम शिक्षक की तरफ चलते हैं। बहुत सारे प्रतिभागी जो कि दिसंबर में होने वाले सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? कैसा आप मतलब कैसे वो स्ट्रेटजी बनाए इन 4-5 महीनों के लिए जो हो? तो 5 महीना तो बहुत बोल दिए, 15 दिन सीटेट के लिए बहुत काफी है। 15 दिन अगर आप ध्यान से तो पास कर जाएंगे सीटेट, 15 दिन इनफ है। आप उसमें करना कुछ नहीं है, आप प्रीवियस ईयर का अगर सिंसियरली प्रीवियस ईयर का 15 सेट अगर याद कर जाएंगे तो उतना में ही क्वालिफाई कर जाएंगे सीटेट, और कुछ करना नहीं है। थोड़ा ठीक ठाक तो प्रीवियस ईयर का उसमें पेडागोजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। एक लुसेंट का बुक आती है, मैं नाम बोल रहा हूँ, शायद नीतू कुमारी राइटर है उनका, कोई और है, पतला सा लुसेंट का किताब आती है। उस किताब को अगर आप थ्रूली आउट 2-3 बार पढ़ लेंगे ना, तो हमें नहीं लगता है कि आप सीट करेंगे, नंबर तो ही लाना होता है, आराम से क्वालिफाई कर सकते। कम समय में बात कर रहे हैं, अगर थोड़ा समय किन्हीं के पास है तो फिर ये
सिद्धांत का पार्टिकुलरली अलग अलग टॉपिक का बुक आता है। ईवीएस का ले लीजिए, मैथ का ले लीजिए, हिंदी का ले लीजिए, कोई इंग्लिश भी होंगे लैंग्वेज में तो इंग्लिश भी ले सकते हैं, और अगर सोशल साइंस किन्हीं का है तो सोशल साइंस का भी ले सकते हैं, अगर साइंस पर्सन का तो साइंस का भी ले सकते हैं। तो अलग अलग टॉपिक का आप बुक ले सकते हैं। अगर टाइम है तो, और नहीं है तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक लाएं और लूसेंट वाला वो पतला सा किताब लाएं। ये नीतू कुमारी या नीतू देवी, हम नाम भूल रहा हूँ शायद, अगर हम सही। अच्छा, आप थोड़ा सा याद करके उसका एक लिस्ट हमको भेजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे साथ छात्र छात्राएं जुड़ी हुई हैं वो शिक्षक अभ्यर्थी भी होंगे भविष्य के लिए। तो वो एक बुक लिस्ट, अभी आप सचिवालय सहायक के बारे में भी बता रहे हैं, तो उसका भी एक बुक लिस्ट आप पूरा बना के सूची विषयों के नाम, लेखक, वो सारा आप भेजेंगे ताकि यहाँ जितने लोग हैं उनको आगे सहूलियत हो पढ़ने में। जरूर हम बना के भेज देंगे। और सीटेट के लिए क्या करना है, सीटेट में घबराना नहीं है। आपको जो समय मिलता है वहाँ 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, हमने ला के इमेजिन करना है और आप बच्चे के साथ क्या सलूक करने वाले हैं, क्या उसको बुरा लगेगा, क्या उसको अच्छा लगेगा, उसको ध्यान में अगर करके आप आंसर करेंगे तो हमें नहीं लगता कि आप पेडागोजी में भी ज्यादा दिक्कत होगा। कुछ थॉट्स हैं, कुछ मतलब सिद्धांत है, उसको आप बढ़िया से पढ़ लेंगे, आसानी से पास कर जाएंगे। शिक्षा आयोग बहुत सारा है, जैसे बुड का डिस्पैच हो गया, मैकाले का 1835 का है, नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन आएगा, एनसीएफ से क्वेश्चन आएगा, ये कोठारी आयोग से क्वेश्चन आएगा, पहली शिक्षा नीति कब आया, ये राधा कृष्णन आयोग कब आया, हॉटोंग कमेटी कब आया, बहुत सारा कमेटी है, उसका डेट पूछ देगा, यूजीसी क्या है, एनसीटी क्या है, एनसीईआरटी क्या है, उसका अध्यक्ष कौन है, उसका स्थापना कब हुआ, शिक्षा से कमिटेड रिकमेंडेशन और कौन कौन सा कमेटी किया है, इस सब चीज को अच्छे से आप कवर कर लेंगे। और उसके बाद ईवीएस से रिलेटेड है तो वन संरक्षण अधिनियम क्या कब आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, जैव विविधता अधिनियम कब आया, एलजीटी कब आया, इस सब चीज को कर लेंगे। सबसे पहले कहाँ आया, इस सारा चीज उसमें रहेगा। कुछ करने, जल दिवस कब मनाया जाता है, भारत की विविधता को, जो कि एक प्राइमरी लेवल का एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा आपको, कहाँ कहाँ क्या है, तो बांस की खेती कहाँ होता है, तो झूम कृषि कहाँ होता है, ये सब छोटा छोटा किताब में जो है 5वां 6ठा का बुक में दिया हुआ है। उसी का क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर किन्हीं के पास एनसीईआरटी को भी फॉलो करके आसानी से कर सकते हैं। बहुत सही, बहुत सही। और कोई हमारे भाई बहन जिनको प्रश्न पूछना है, सीधे जुड़े, सीधे प्रश्न पूछें। सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी प्रश्न। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं भी और मेरे साथ और भी जितने लोग भी होंगे इस बात से सहमत होंगे, ओएमआर भरना कैसे, मतलब आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है ओएमआर भरने की? बहुत से लोग होते हैं अंतिम समय में पूरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं, कुछ लोग शुरू से ही मतलब साथ में भरते हैं, आप क्या करते हैं? देखिए, एग्जाम शुरू हो तो सबसे पहले ध्यान को स्थिर करके, कोई कुछ बोल रहा है कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि आप भर रहे हैं, बगल वाला आपका बेंच हिला रहा है, उसमें भी ध्यान रखना है, उसको बता दीजिए कि भाई मैं भर रहा हूँ, रोल नंबर वगैरह। आप थोड़ा सा शांति से रहना, आप पहली बात बता दीजिए, अच्छा से इत्मीनान से 2 बार मिला लीजिए, 10 मिनट एक्स्ट्रा समय दीजिए रोल नंबर उसको फिलअप करने में, आधा एग्जाम उसी में आप पास कर गए। पहला काम रोल नंबर वगैरह जो नाम होता है लिखना, सेट कौन सा है, भर के पीछे सिग्नेचर, आगे पीछे दोनों तरफ देखना है। कितने बार देखते हैं लोग, आगे भर दिए पीछे कभी देखे नहीं, पीछे दो चीज भरना होता है, कहाँ सेंटर है, सिग्नेचर करना होता है, वो सब छोड़ देते हैं। वो सब चीज को ध्यान से पूरा ध्यानपूर्वक भरने के बाद आधा एग्जाम उसी में आप पास कर गए। और जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो एक पेज बनाए, 10 क्वेश्चन बना, 10 क्वेश्चन का आराम से टिक कर लिए, उसमें क्या होगा, प्रेशर में नहीं आएगा। फिर अगला पेज बनाए 10 क्वेश्चन, फिर आराम से 10 को टिक कर लिए। तो इससे क्या होगा ना कि आप अगर क्वेश्चन छोड़े तो उसमें भरने में आप उसमें याद किए हुए कि तीसरा नंबर छोड़े हैं, तो 2 को भरने के बाद तीसरा छोड़ के चौथा रहेंगे, और उस समय जब लास्ट में 15 मिनट बचेगा या 10 मिनट बचेगा, आप पूरा एक बार रंगना शुरू करेंगे तो उसमें एक प्रेशर आता है कि जल्दी खत्म करना है, 150 क्वेश्चन रंगना है, 100 क्वेश्चन रंगना है, तो एक प्रेशर बना हुआ होता है उसमें। एक क्वेश्चन छूटा आगे पीछे भरने में कि आप पूरा एग्जाम आप गड़बड़ करते चले जाएंगे। तो एक पेज बनाइए और रंग लीजिए, हमारा ये स्ट्रेटजी है। बाकी जिनको लगता है जैसे कितना लोग बनाते जाते हैं, रंगते जाते हैं, लेकिन मेरा स्ट्रेटजी यही रहता था कि एक पेज 8-10 क्वेश्चन बना लिए, उसमें क्या फ्लो भी नहीं टूटा, बार बार रंगना बनाना, 10 क्वेश्चन बना लिए, रंग लिए, 10 क्वेश्चन बना लिए, रंग लिए, इस तरह से करते हैं। सौरभ जी अगर संभव हो पाए तो आप थोड़ा सा बुक लिस्ट अगर
अभी बन पाए तो आप थोड़ा बता सकते हैं क्या, मतलब कि मतलब सचिवालय सहायक के लिए कौन कौन सी किताब पढ़ी जाए, जीएस के लिए कौन सा पढ़ा जाए, साइंस के लिए कौन सा पढ़ा जाए, मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल या कुछ कोई और बुक, रीजनिंग के लिए कौन सी किताब, करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा सा क्योंकि कुछ बच्चे जो है ना पेन और पेपर लेके बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं, बोलने में हिचक रहे हैं, सामने अच्छा। से आ नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो आप एक इसमें क्रम हम सिलसिलेवार। बिल्कुल हम जी। दो तरह से बताएंगे इनमें। एक बिगनर जो मतलब स्टार्ट किए हैं और जो ऑलमोस्ट एक लेवल में होंगे, अगर जो सेट बना रहे होंगे और जो 90 से एबव ला रहे हैं अभी भी सचिवालय में, हमको लगता है कि वो एक स्टैंडर्ड तैयारी में है, और जो 90 से नीचे ला रहे हैं 150 क्वेश्चन में, हमको लगता है उनको थोड़ा और मेहनत करने की आवश्यकता है, और वो आ जाएगा। 1-2 महीना अगर कंटिन्यू रहेंगे तो आप आ जाएंगे। तो इसमें करना कुछ नहीं है। जो अगर बिगनर है तो उनको आप डरिए मत कि एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम नहीं लगता है। आप 6 से लेकर 10 तक तो कम से कम पढ़ ही जाइए, और ज्योग्राफी का 10-12 दोनों पढ़ जाइए। ज्योग्राफी बहुत बेहतरीन किताब है, एनसीईआरटी 10th और 12th का पढ़ जाइए। अगर नहीं टाइम है तो फिर आप घटना चक्र लीजिए और बार बार पढ़िए। घटना चक्र हिस्ट्री का ले लीजिए, ज्योग्राफी का ले लीजिए, पॉलिटी का ले लीजिए, साइंस का मत लीजिएगा। साइंस का एक बुक आता है, पतली सी किताब आती है, रेलवे का एसपीडी करके आता है, उसको ले लीजिए। बार बार क्वेश्चन को रिवाइज किया है, बहुत जल्द उसमें आप पुस्टअप कर देगा आपको। इतना करने के बाद आप ऑब्जेक्टिव लूसेंट और सब्जेक्टिव लूसेंट दोनों को रखना है। ऑब्जेक्टिव लूसेंट को बाद में बनाना है, पहले सब्जेक्टिव का 5 टॉपिक पढ़ लिए, उसके बाद सब्जेक्टिव लूसेंट में उसको टिक करना है और देखना है कितना क्वेश्चन गलत किया है, सही किया, और उसमें फिर उसके बाद टिक लगाना है। तो ये हो गया जीएस के पोर्शन के लिए। क्वेश्चन बैंक जरूर रखना है, क्वेश्चन सिलेबस जरूर रखना है, और मैथ में कुछ नहीं, जितना टॉपिक किया है आर.एस. अग्रवाल से उतना बना ले, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आर.एस. अग्रवाल नहीं है तो फिर नीतू सिंह का एक बुक आता है, पैरामाउंट का बुक आता है, या नीतू सिंह का, कंफ्यूज है, बहुत पहले बनाए थे उसमें, केडी बहुत अच्छा कैंपस से वाले बताया नीतू नीतू हाँ नीतू सिंह नहीं? हाँ हाँ, नीतू सिंह का उसका किताब बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा से बताया गया है अर्थमेटिक में। उसमें आप देख सकते हैं, उसमें जितना टॉपिक इसमें जिक्र किया गया है ना मैथ में, उतना कोई बना ले। और रीजनिंग में तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं हमको लगता है, आप जो सेट प्रैक्टिस करेंगे उससे ही आपका सही हो जाएगा। अगर किसी को दिक्कत है तो फिर अजय चौहान की एक किताब आती है, तो उसमें बहुत सारा रीजनिंग है, उसमें सुना हम आज तक तो रीजनिंग बनाए नहीं कर। साइंस के लिए क्या, साइंस के लिए क्या कहेंगे सौरभ जी? साइंस के लिए ऑब्जेक्टिव साइंस जो है, ऑब्जेक्टिव साइंस सही है। लुसेंट के साथ साथ बताया आपको ये क्या बुक है इसका, एसपीडी का आता है, पतला सा किताब आता है, रेलवे वाली जो आती है। हाँ रेलवे वाली बहुत अच्छी किताब है। उसमें न्यू एडिशन जी। में गलती कम मिलेगा, पूरा पुराना वाला ले लीजिएगा, थोड़ा बहुत गलती है तो उसको सुधार लीजिएगा, लेकिन बहुत अच्छी है। बहुत सही। सेफ स्कोर क्या रहेगा भैया इस बार का? अब तो क्वेश्चन के अनुसार ना बता सकते हैं, अभी क्वेश्चन क्या बताया आपको, सेफ स्कोर लगभग में आप 110 प्लस बना के आइएगा ना, आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अगला क्या बोल रहा है, बहुत सारा लोग पता है जितना बनाता है बोलता है हमको उतना ही नंबर आ रहा है, इस चीज का ध्यान मत रखिएगा कि कितना आ रहा है लोगों को। हम सोचिए कि हमको पीटी में 104 नंबर बना के आया, उससे ज्यादा हम नहीं बनाए, फिर भी हमारा रिजल्ट हुआ था प्रीलिम्स में। और मेरे बगल में ही एक लड़का था, उसका बताया कि कितना बनाया हो, एग्जाम के बाद मैंने दोनों साथ ही गए थे, तो बोला कि 141 बना के निकले हैं। थोड़ा लगा हूँ कि उतना तो हम बनाने लायक क्वेश्चन नहीं था, फिर भी बनाए तो बहुत अच्छी बात है। पीटी नहीं हुआ, आप सोच लीजिए। पीटी में जब भी रिस्क नहीं लेना है, जितना बनेगा बना के छोड़ देना है। मेंस में आप रिस्क ले सकते हैं, मेंस क्योंकि 1 पेज एग्जाम होता है, भैया माइनस मार्किंग रहता है ना? हाँ माइनस मार्किंग रहता है, पीटी मेंस दोनों में रहता इस है। बार का कट ऑफ मुझको नहीं मालूम है, क्या था कट ऑफ मेंस और पीटी का? देखिए पीटी का कट ऑफ 97% जनरल का था, मार्कशीट भी शेयर कर सकते हैं, सर जी को भेज देंगे हम। और मेंस में हमको 118 क्वेश्चन सही हुए थे, जिसमें काट उठ के हमको 111 नंबर आया था निगेटिव। हम 150 क्वेश्चन सही किए थे, समझे ना। 110 क्वेश्चन मेरा ऑलमोस्ट 110 पॉइंट कुछ था, तो 110 में मेरा मेरिट किया। 104 तक जनरल का कट ऑफ किया था, 104 तक लड़का जो है वो सफल हो गया था। टाइपिंग उपिंग कहीं पास किए थे तो ऑलमोस्ट सफल हो गए। अगर आप इंटर लेवल वैकेंसी आएगा तो आप टाइपिंग भी सीखते रखिएगा, टाइपिंग से आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा कि आपको कम नंबर के बावजूद भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 120 सेफ माना जाए भैया तब इस बार के लिए? 120 तो बहुत हो गया, उतना मैं
मैं अच्छा खासा जानता हूँ सर, हम लोग कॉलेज में ही थे, कॉलेज में उसमें हम लोग पीजी कर रहे थे, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया था किसी वजह से। इसी सब वजह था, और क्या वजह रहता है, तो उसी से हम लोग का हो जाता। बिल्कुल। जी अंकुर जी पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं भैया, आप पूछ लिए, बस बोलिए आप। बाकी और लोग कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? सौरभ पीछे। वैसे एक बात है सौरभ जी की हर बार जब हम एग्जाम से बाहर होते हैं तो ये चीजें तो जरूर समझ में आती है कि मतलब एग्जाम सिलेक्शन कम, रिजेक्शन ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आदमी फाइनल कर ले तो एक्सपीरियंस गेन वही करता है जो मतलब 2-3 अटेम्प्ट हुआ, फाइनल हुआ, क्योंकि कमियां दिखती है, गलतियां कहाँ से हुई, कहाँ पे हमने सुधार किया तो फाइनल। बिल्कुल। एक चीज तो बताना चाहूंगा सर, हम ये वाला एग्जाम में हम कुछ ज्यादा वैसा एफर्ट नहीं लगाए थे। सर से जानते हैं, बीपीएससी के लिए हम बहुत ज्यादा सीरियस थे। अब इस एग्जाम में सिर्फ जाके हम बैठ गए थे और अपना अनुभव के बल पे हम पूरा क्वेश्चन डील करके चले आए। एक दिन भी हम ऐसा नहीं हुआ कि हम जाके तैयारी किया या सेट लगाए। किताब खरीदे, सेट का सेट बना भी नहीं पाए थे, क्योंकि उसमें मेरा बीपीएससी का एग्जाम था, हम नहीं दे पाए थे, इसलिए हम फोकस्ड ही नहीं थे। हमको लगा कि इधर एक टीचर वाला में हो गया, हम थोड़ा सिक्योर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम, इस करते हम तैयारी कर लेंगे आगे। लेकिन संजोग था अच्छा। एक सूचना मैं दे दूं, जितने लोग जुड़े हुए हैं, अगर भूगोल विषय से किन्हीं को मेंस लिखना है तो सौरभ जी से बेहतर मुझे यहाँ कोई नजर नहीं आता। ये भूगोल में बहुत पारंगत है और इनकी कॉपी आप देखेंगे तो मन खुश हो जाएगा। मतलब केवल लिखावट से नहीं, जो विषय वस्तु पे इनकी पकड़ है, वो मैं क्या, ये कॉलेज टॉपर रहे हुए हैं। मतलब इनकी तो हमसे एक क्लास ये सीनियर थे, लेकिन हम उम्र हैं, और इनकी लिखावट और मतलब विषय वस्तु पे अच्छी पकड़ है। जिन किन्हीं भाई बहन को आगे बीपीएससी के लिए सोच रहे हैं कि उनको मेंस में ज्योग्राफी रखना है, तो सौरभ जी का जो संपर्क साधते रहे। आप इनको आज देख रहे हैं सचिवालय में लिपिक में, लेकिन इनका हर परीक्षा में रिजल्ट होता है। और बीपीएससी में भी इन्होंने मतलब बहुत अच्छा लिखा था। मैं उस दिन मतलब पता है, मतलब ये सोच के हम लोग परेशान थे कि इनका हुआ कैसे नहीं, क्योंकि इनका कॉपी मतलब हमको लगा किसके हाथ में गया पता नहीं, कि इनको नंबर मतलब मेरिट से बाहर रखा गया। नहीं सर, दिक्कत कहाँ हुआ सर साहब, हम मतलब आरटीआई से कॉपी मंगवाया तो मेरा डीआई क्वेश्चन गलत हो गया था, वहां हम बाहर हुए हैं और कहीं बाहर नहीं हुए थे सर। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, 72 नंबर का होता है। और मुझे कैलकुलेटर अलाउड था, कैलकुलेटर ले आने के बाद पता है फास्ट चलता है दिमाग, आंसर फटाफट लिख के चल गया। उसमें बाद में पता चला कि उसको प्रॉपर वे में बनाना होता है। इस तरह हम लोग बचपन में बनाते थे कि माना कि एक कीमत 10 रुपया, तो 10 आम का कीमत कितना होगा, इस वे में बनाना होता है, जबकि हम फटाफट आंसर करते चल गए। ये चीज दिक्कत हुआ था और उसी का परिणाम है कि आज हम बाहर हुए हैं। 18 नंबर से हम बाहर हुए थे सर। भैया भूगोल के लिए तब GS2 के लिए मार्गदर्शन कर दीजिए, ऑप्शनल तो नहीं है, मेरा तो हिंदी साहित्य है। अच्छा GS2 में आप एनसीईआरटी पढ़िए ना, 11-12 का पढ़िए, बहुत इनफ है सर। ये कैसे समझ में आएगा कि कंबाइंड कौन सा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी तो कंबाइंड करके पूछा जाता है। पढ़िए और किताब और पेपर जब पढ़ते हैं ना, तो पेपर पढ़ने के बाद आप लोकल के पेपर पढ़िए, नेशनल के चक्कर में मत रहिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हर 5 या 10 दिन के बाद बिहार सरकार एक अपना कोई विभाग का प्रचार करती है, जैसे 7 निश्चय हो गया या कोई और देता है, तो उसको काट के अलग रख लेना, पेपर फाड़ के रख लेना। जब भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आएगा ना, तो पर्यावरण से रिलेटेड कुछ है तो उसमें उस पॉइंट का यूज करना है हमको। या फिर और कोई पेपर पढ़ रहे हैं, कोई डेटा है, कोई एडिटोरियल में कोई पॉइंट अच्छा लगा या कोई अच्छा राइटर लेख लिखा है, तो उसको नोट डाउन कर लेना है। या कुछ भी वन विभाग का कोई रिपोर्ट आया नया में क्या दिया है, तो उसको नोट कर लेना है। और उसको एक परफेक्ट आंसर क्या होता है कि उसको आप ट्रेडिशनली के साथ साथ उसमें कुछ करंट चीज को समाहित कर दीजिए, बिहार के प्रोस्पेक्ट में भी उसको में कुछ चीज डाल दीजिए, एक परफेक्ट आंसर बन जाता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए, जब भी लोकल पेपर पढ़ते हैं तो बिहार सरकार का बहुत सारा स्कीम होता है
उसको आप एक जगह रख के जाइए काट काट के, और जो क्वेश्चन में लगे कि इसका हम इस चीज में यूज कर सकते हैं, ये टॉपिक को हम इसमें यूज कर सकते हैं, तो मेरा शायद 2 नंबर बढ़ जाए। जल जीवन हरियाली के बारे में आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में इससे बहुत सारा टॉपिक है, बिहार सरकार बहुत सारा स्कीम चलाते रहती है, तो उसको आप जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन में आप दहेज का रिगार्डिंग में कर सकते हैं। दहेज के लिए बिहार सरकार जो करता है, हम लोग को क्या बोल रहे हैं, एक पत्र लिया है कि दहेज नहीं लेना है, ये सब उसमें कर सकते हैं कि एक समाज सुधार में बहुत बड़ा चीज है कि समाज में इस तरह का चीज करने के लिए। तो सब चीज को आप इंक्लूड करेंगे तो लगेगा कि नहीं, बिहार के बारे में लोग अवेयर है, बिहार के ही है। बिहार का मैपिंग को बढ़िया से कीजिएगा। बिहार का मैप को आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज। आपको 9 प्रमंडल है तो 9 प्रमंडल में आपको ध्यान है कौन सा नदी कहाँ से गुजरा है, सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है, दून कहाँ है, एक एक चीज के बारे में आपको एकदम बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और उसको दर्शा के उसको तुरंत बताना। मैप ड्रॉ करना 10 सेकंड का काम है, 10 सेकंड में आप कीजिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है, और उसी में करके बताना है आपको, आप ज्यादा नंबर लेंगे। हर चीज का यूज करना, फ्लो चार्ट का यूज कीजिएगा, करंट को इंक्लूड कीजिएगा, और एनसीईआरटी का जो उसका टॉपिक है बदल नहीं दीजिएगा ना, उसमें जो को पूछ रहा है कि क्या इकोनॉमिकल ज्योग्राफी क्या है, उसमें जो तो बेसिक है ही, उसमें उसके साथ साथ बिहार का पेपर में क्या इसके लिए स्कीम चलाया जा रहा है समाज में या फिर राज्य में, तो उसको डालना है। कोई और चीज डालना, आपको मैपिंग कर देना है, इससे आपका आंसर परफेक्ट हो जाता है। अगर किसको 5 नंबर मिल रहा है इसमें, तो आपको निसंदेह 24-25 नंबर मिलेगा उसमें। वहां पे आपको दो क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर बढ़ा सकते हैं। अच्छा भैया, एक सवाल ये था कि पैराग्राफ और पॉइंट एक साथ यूज कर सकते हैं क्या? जब भी पैरा लिखते हैं, पैरा तो एक उसमें इंक्लूड करते हुए कर देना है कि इसे हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, उसके बाद पॉइंट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पैरा खत्म करने के बाद एक लाइन इसमें और जोड़ देना है, इसको हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, और एक डैश मार के आप पॉइंट दे सकते हैं। इस तरह से करके आप, मतलब फ्लो टूटना नहीं चाहिए, पॉइंट दे सकते हैं। पॉइंट और पैरा दोनों मिला के लिखिएगा, परफेक्ट आंसर बनेगा। जब समय कम रहे तो पैरा कम लिखिए, पॉइंट ज्यादा लिखिए, और समय है तो पॉइंट अच्छा से लिखिए, पैरा कम दीजिए। समय रहने पे पॉइंट का यूज ज्यादा कीजिएगा, समय है तो आराम से लिखिए, पॉइंट भी दीजिए, फिगर भी दीजिए, सब कुछ लीजिए। फ्लो बना रहे, इसका कोई टिप्स है कि अगर एक बार पूरा टॉपिक को पढ़ चुके हैं आप, तो आप मेंस लिखना भी शुरुआत कीजिए। पीटी पास करने के बाद आप मेंस नहीं क्लियर कर पाइएगा, हम बता देते हैं। हमको भी लग रहा था बहुत कॉन्फिडेंस, आप ये जानते हैं अपने आप पे, हम कॉन्फिडेंस रखते थे कि क्या पूछेगा मेंस में, हम देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे महारथी आते हैं, समझ गए ना। आप अपना दिन में 2-3 घंटा मेंस के भी दीजिए, और हर टॉपिक को तैयार करके रखिए, बेस्ट आंसर तैयार करके। टॉपिक वाइज हिस्ट्री में 15-16 को टॉपिक है, उसको पूरा एकदम बना जाइए। करंट में जैसे एक चीज और बताना चाहूंगा सरज जी, कि जब भी आप किताब खरीदने जाते हैं बुक स्टॉल पे, तो दृष्टि का मैगजीन देखते हैं या प्रतियोगिता दर्पण का देखते हैं, तो उसमें आप देख के खरीदिएगा कि कौन सा टॉपिक दिया है करंट इवेंट का। कोई लेख लिखता है, और जिसमें आपको इंटरेस्टिंग लेख लगे कि करंट अफेयर्स नहीं पूछ सकता है, वही टॉपिक को लीजिएगा, वही किताब को लीजिएगा, और उसका नोट्स से उसका पेज को फाड़ के रख लीजिएगा, और उसको मेन से बहुत काम करेगा आपको पेपर 1 में। क्वेश्चन पूछता है, पेपर मत पढ़िए। आज लाइटर के जमाने में आप आग पत्थर से क्यों जलाने पे तुले हुए हैं, मत पढ़िए पेपर पापर, ठीक है ना। आप लोकल न्यूज पढ़िए, तुम भी 15 से ज्यादा मत पढ़िए, उसमें फटाफट देखिए और काम खत्म कीजिए। 1 महीना का जो है आपको, 1 महीना का निचोड़ आपको 3 दिन में खत्म हो रहा है, तो 1 घंटा 2 घंटा क्यों डेली देंगे उससे? आप उतना पढ़ना नहीं है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है जी। अब लाइए, और उतना पेपर मत पढ़ना है। पेपर पढ़ना, हिंदू पढ़ना है किस लिए? आपको इंग्लिश का लिटरेचर मजबूत नहीं करना है, आपको करंट अफेयर्स पास करना है। लोकल न्यूज पढ़िए, बिहार का करंट अफेयर्स, जनरली बिहार का करंट अफेयर्स कोई बढ़िया बुक नहीं मिल पाता है, तो बिहार का करंट अफेयर्स आप बिहार के लोकल पेपर पढ़ने पे ही कंप्लीट होगा आपका। आप अपना ही बता दीजिए ना। बिहार का करंट पढ़िए ना, पेपर 15 मिनट आप देखिएगा, मेरे रूम में पेपर आता है, 15 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ते। जो चीज पढ़ने वाला तो उसी को पढ़ते हैं, बाकी चीज को साइड करते चलते हैं। 15 मिनट पढ़िए, और एक दृष्टि का ये क्या बोलते हैं, ये एडुटेरिया का किताब लाइए, और पीढ़ी का 2 सब्स्टिट्यूट रखिए, दोनों को पढ़िए, ज्यादा कीजिए, बहुत है। उससे ज्यादा क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में आप रियल नहीं है ना, 120 क्वेश्चन आपको, और स्टैटिक जीके भी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटिक्स पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, सबको बराबर टाइम देना है। लोग यहाँ क्या करते हैं, करंट अफेयर्स पे पढ़े तो करंट अफेयर्स के पीछे भाग रहे हैं, 2 घंटा पेपर पढ़ेंगे, 2 घंटा मैगजीन पढ़ेंगे, 2 घंटा यूट्यूब देखें। यूट्यूब को कम इस्तेमाल करना है, ज्यादा से ज्यादा बेसिक किताब से पढ़ना है, तो कोई ज्यादा दिन तक टिकाऊ रहेगा। 120 क्वेश्चन आपका स्टैटिक पे है,
उस पर ज्यादा काम करना है, 30 नंबर तक ही करंट को टाइम देना है। आप एक चीज को बहुत मजबूत कर लेंगे दूसरे रिजल्ट नहीं होगा, पूरा चीज को मजबूत करना है, पूरा चीज एवरेज रहेगा, रिएक्ट हो जाएगा। जी भैया। और कितनी का प्रश्न हो तो पूछे, निसंदेह निसंकोच सामने। और जी निसंदेह थर्ड सेक्शन में जो है कॉम्प्रिहेंशन का ऑप्शन दिया गया है, तो क्या कॉम्प्रिहेंशन जो रहता है, बिकॉज जो टेस्ट देते हैं उसको तो आराम से इजीली बन जाता है, तो क्या एग्जाम में जो पूछा जाएगा क्या क्वेश्चन कब रहता है कॉम्प्रिहेंशन का, कितना रहता है? कौन सा एग्जाम का? ये सीरियल में ही। अच्छा कॉम्प्रिहेंशन। जी हाँ, जो आपका रीजनिंग और ये रहता है उसमें कॉम्प्रिहेंशन का भी ऑप्शन रहता है, तो जो टेस्ट लिस्ट लगाते हैं तो आराम से बन जाता है, बट डाउट टाइम ले लेता है। नहीं तो होता है ना कॉम्प्रिहेंशन जो दलदल की तरह होता है, उसमें फंसिएगा तो फंसते चले जाएगा, उसमें लास्ट में बनाइएगा, उसमें बन गया तो बोनस है 5 के 5 ये लैंग्वेज का मीडियम क्या रहता है? सेम रहता है ना, हिंदी इंग्लिश बहुत रहता है? दोनों रहता है, क्वेश्चन पे दोनों लिखा रहेगा, आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा इंग्लिश देख लीजिएगा। जी समझ। वो जो पैसेज की जो बात वो कर रहे थे, वो गद्यांश रहता है या पद्यांश, या इससे अलग मतलब इकोनॉमिक्स इशू पे या इंटरनेशनल इशू पे रहता है? गद्यांश कहाँ पूछता है? बीपीएससी में गद्यांश नहीं पूछता है, बिहार एसएससी में गद्यांश नहीं, बीएसएससी में एक पद पूछेगा, गद्यांश नहीं पूछता है आपको, वो पेपर 1 में हिंदी में पूछेगा गद्यांश। पीडी का सिलेबस था ना, उसमें नहीं पूछा कि इसमें दिया हुआ था, मुझे लगा कुछ होगा क्या। नहीं वो सब नहीं है, हम भी रखे हुए थे, उसमें तो कहीं नहीं है। रीजनिंग में आपको एक पजल दे सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं देगा, पजल देगा। कॉम्प्रिहेंशन आपको हिंदी में देगा, मेंस लिखिएगा ना तो 2 घंटा पहले हिंदी का हो लेगा, हिंदी में एक पैसेज देगा और उसमें बोलेगा 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन उससे सोल्व करने के लिए, तो पजल ये कॉम्प्रिहेंशन उसमें देगा, इसमें नहीं देगा। चलिए ठीक है, तो निकल जाएगा। पजल बनाइएगा बढ़िया से, उसमें दे दे कि एक टेबल पे 6 आदमी बैठे हुए हैं, ए डी के बगल में सी डी ने एक आदमी में बैठा हुआ है, इससे पास सब कुछ कृपा है। चलो क्लास चल रहा है ना भाई नोट कर दीजिए। जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं? किन्हीं के मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न को लेके? भैया के बारे में थोड़ा बेसिक मैं नॉलेज देना चाहूंगा आपसे। देखिए इसमें जो वैकेंसीज हैं, सेक्रेटरी असिस्टेंट का है, प्लानिंग असिस्टेंट का है, मलेरिया का है, ऑडिटर का है, तो उसमें से किस उसको को लेकर के हम चलें, ताकि और अपना क्या मोटिव रखें, कितना क्या आपको पार लाना है, ताकि जो बेस्ट जो आपका डिपार्टमेंट है वो मिल सके। देखिए सचिवालय सहायक रखिएगा, सप्ताह में बहुत छुट्टी मिलेगा, उससे बेहतर नौकरी नहीं है। मेरा 4 गो दोस्त बहाल है, हम गए थे मिलने के लिए थे, बोला कि इससे बेहतर जॉब 2-3 पोस्ट, सबसे बेहतर पोस्ट लगता है हमको बिहार सचिवालय का, और इस बार हम देंगे, बहुत अच्छा से देंगे। और बिहार सचिवालय का ही आप कोशिश कीजिएगा कि आप बढ़िया रैंक लाइए, और सचिवालय में जॉब मिल जाएगा, आप पूरे लाइफ पटना में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सप्ताह में 2 दिन छुट्टी रहेगा, यहाँ से जाएंगे 10 बजे, 5, 5:30, पौने 6 बजे तक आराम से लौट आएंगे। 2 दिन सप्ताह में छुट्टी, यहाँ आपको एचआरए भी ज्यादा मिलेगा, सब कुछ ज्यादा मिलेगा, अपना चैन से रहेंगे राजधानी में सब, बाकी का इधर उधर बिक देगा, आपको परेशान करके रखेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि 5 नंबर ज्यादा लाए, सबसे थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कर ले, जिंदगी भर आराम रहेगा। भैया ये पूछ ज्यादा उसमें किताब उताब ले जाइएगा, फेल कर जाएगा, किताब लेके मत जाइएगा, सीधा सीधे बता दें, किताब उलटने का मौका नहीं देगा आपको। 1 मिनट से कम एक क्वेश्चन को डील करना है, किताब पढ़िएगा तो अगला क्वेश्चन के समय कहाँ बचेगा आपको। 2 क्वेश्चन को आप खोज लीजिएगा, आप 10 क्वेश्चन को आप लात मार लीजिएगा। क्यों किताब ले जाने के लिए बोलेगा? जो किताब ले जाएगा फेल करेगा। अब आपको लुसेंट ले जाने नहीं देगा, आपको एनसीईआरटी के बुक ले जाने देगा, आपको बीटीबीसी का किताब ले जाने देगा, वो सब किताब ले जाके क्या कीजिए? किताब
लुसेंट एग्जाम को नहीं, कहता है कि आप बिहार सरकार का किताब है उसको ले जाइए, आपको बोलेगा एनसीईआरटी का बुक ले जाइए, और वो भी आपको पर सेक्शन में एक किताब ले जाना है। आपको जीएस की एक ले जाने बोलेगा, मैथ का एक ले जाने बोलेगा, रीजनिंग का एक ले जाने बोलेगा। आप ले जाके क्या कीजिएगा? आपको अगर एक किताब ले जाना ही दे बोल देगा तो आप खोजते खोजते परेशान हो जाएंगे एक क्वेश्चन का आंसर। किताब से मत कीजिए, किताब ले जाएंगे आप, एक दो क्वेश्चन खोजने के चक्कर में आप 10 क्वेश्चन छोड़ के चले जाएंगे। किताब का आपको चक्कर में मत करना है किसी को भी। हम जहाँ तक कि हम कहाँ किताब लेके गए, कोई नहीं लेके जाता है। उसमें 2-4-5 आदमी देखे होंगे कि किताब लेके गया और खोज ही नहीं पाया होगा। ले जाने से क्या होगा? कुछ नहीं होता। किताब के चक्कर में नहीं रहना है, आराम से आप लोग तैयारी कर लीजिए। तैयारी बहुत सिंपली है, कुछ नहीं है, बस कंटिन्यू रहिए 4 घंटा 6 घंटा डेली ग्रुप में, सप्ताह में 3 बुधवार को सैटरडे को 2 तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। 50 मिनट लगा लेंगे मैक्सिमम, फेल नहीं करने वाले हैं जहाँ तक मेरा अनुभव है। वही 50% रिवीजन, 50 को रिवीजन कर बहुत है। और 10 दिन पहले ना आप कोशिश कीजिएगा कि जितना से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ें। एक दिन में 1500 क्वेश्चन पढ़ने का मतलब ये रखिएगा। इससे क्या होगा कि आप 10 दिन में ना कम से कम 15,000 क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे, आपके दिमाग से गुजरेगा। तो जितना क्वेश्चन रिवाइज होगा उतना आप वहाँ पे ज्यादा स्कोर करके आएंगे। लास्ट पे 10 दिन का ये स्टेज है। 1500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जहाँ से मिले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाए तो 5 दिन में उसको पूरा ही पट्टी से ऊपर कर देना, एक चीज ध्यान रखना। और किताब जहाँ मिला ऑब्जेक्टिव उसको तुरंत पढ़ जाना है। घटना चक्र निकाले तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करना, उसका ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ते पास कर जाना। 10 दिन का ये स्टेज है। अभी नहीं, पूरा इस तरह से ही पढ़ेंगे बोलेंगे, लास्ट में 10 दिन उसी तरह से पढ़ना है। 1500 क्वेश्चन को डेली रिवीजन करना है। तो आप अपने अनुभव हम लोगों के साथ और इस मंच के साथ आपने शेयर किया, और खासकर जो मुख्य परीक्षा के बारे में बताया। उम्मीद है कि सब लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे इससे, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम कहीं प्रवचन सुनने जाते हैं तो सुनता तो सब है, लेकिन फायदा उसी को होता है जो उस पर अमल करते हैं। तो सेम यहाँ पे है कि हम जो बातें सुनते हैं, जो बातें बताई जाती है किसी के द्वारा भी, तो जब हम उसको धरातल पे हम उसको लागू करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। और खासकर जैसे आपने बताया कि पीटी के साथ ही मुख्य परीक्षा के लिए लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि अगर आप प्री क्लियर कर भी लेंगे तो आपको प्रशस्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। आप केवल एक स्टेज आप क्लियर करेंगे और द्वितीय स्टेज के लिए आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम ही रहता है, मतलब मैक्स टाइम। तो बिल्कुल 3 महीना के अंदर ले लेता है, फिर तो आपको टाइम संभालने का नहीं देगा। आप तैयार करके प्रीलिम्स आप दें कि आपका मेंस का टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। फिर आप प्रीलिम्स के बाद अगर आप सेफ जोन में है, आप मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आराम से मेंस लिखिए और उसमें कहीं कमी रह गया तो उसमें सुधार कीजिए। तो वैसे किसान जो है तो ये अपने लेवल पे काफ़ी डेडिकेटेड हैं एग्जाम के प्रति, और भी काफ़ी लोग हैं इस मंच से जुड़े हुए, और उम्मीद है कि सब लोग आपके द्वारा जो दिए गए वक्तव्य हैं, जो अनुभव आपने बताया है, उससे दोगुनी ताकत के साथ, दोगुने उत्साह के साथ ये लोग उस पर अमल करेंगे और फायदा उठाएंगे। और निरंजन भैया, एक बात सौरभ जी से मैं पूछना चाहूंगा कि पूरी परीक्षा का जो प्रोसेस होता है सौरभ जी, रविरंजन जी बार बार मुझसे निकलता है, ये बताइए सौरभ जी कि मतलब इसमें मोटिवेट कैसे रखते हैं खुद को? इतना सामाजिक दबाव, मतलब आप जब बेरोजगार होते हैं ना तो आपको एक अपराधी से कम समाज नहीं देखता है। अरे ये पढ़ रहा है, पढ़ना अपने आप में एक मतलब क्या मैं समझूं, हम जितने युवा हैं सब इस दर्द को झेले हुए हैं, तो उससे कैसे मतलब आप आगे बढ़ते हैं, कैसे निकलते हैं? आपकी क्या मतलब उसमें है?
तरह से सबसे पहली बात तो आप अपने पेरेंट्स को भरोसा दिलाइए कि हम मेहनत कर रहे हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो फिर दुनिया में कोई कुछ बोल रहा है उससे आप इधर से सुनिए इधर से निकाल दीजिए, कोई मैटर नहीं करता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इतना दिन से पढ़ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। बस आपके फैमिली आपके साथ होना चाहिए, बाकी आप हर जंग को जीत जाएंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है सर। और बस आपका फैमिली बैकग्राउंड आपका सपोर्टिव होना चाहिए। अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर ज्यादा से मतलब ही नहीं रखिए। एक ऐसा स्टेज होता है ना कि जो आपके एक अच्छे दोस्त है, जो आपको लगे कि नहीं ये हमारे सही दोस्त हैं, आपको अनुभव हो जाएगा। आप 10 दिन 1 महीना 2 महीना में आपको सही दोस्त और गलत दोस्त के बारे में बहुत अच्छी तरह से आप अंदाजा लगा लेंगे। फिर आपको जो लगे गलत दोस्त है उसको तुरंत आप स्किप कीजिए और सही वे वाले दोस्त के साथ आप जुड़े रहिए, जो सही वे में आपको बात करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। जब आप लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है तो अगला बोल रहा है कि नहीं यार हो जाएगा, क्यों नहीं परेशान हो रहे हो, इस बार और मेहनत करते हैं, वो सही दोस्त होगा आपका। और जो लगेगा आपको पहले बता देगा कि अरे तुमसे होगा बीपीएससी, नहीं होगा, उसको उसी समय ब्लॉक मारिए, उससे साइड लाइन होइए कि नहीं तुमसे नहीं होगा तो क्या सब तुमसे नहीं होगा तो हमसे थोड़ी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई एक कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। मोटिवेट रहिए, सप्ताह में 1 दिन का ब्रेक मारिए। अगर थोड़ा सा तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत मतलब मुश्किल होता है। जितना एफर्ट से अगर 6 घंटा 8 घंटा पढ़ रहे हैं उसको मेंटेन करना बहुत दिक्कत होता है। तो सप्ताह में 1 दिन आप ब्रेक ले सकते हैं। उस दिन कहीं छोटा मोटा जगह कहीं घूम सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, अच्छे दोस्त के साथ मिलकर कुछ मतलब गप शप लड़ा सकते हैं। तो 1 दिन आप ब्रेक करके अपने आप को तरोताजा कर सकते हैं। ये चीज प्रेरक व्यक्तित्व आज तो पूरे मतलब मंच के लिए आप रहे, लेकिन आपके प्रेरक व्यक्तित्व कौन है? किनको आप आदर्श मानते हैं, किनको आप अपने जीवन में उतारते हैं? सर एक्चुअली मैं बताया तो मेरे दादाजी हैं अभी भी। हम लोग तो बस रेलवे का डब्बा है, इंजन तो मेरे घर के वही है। उनको देखते हैं कि इस उम्र में अभी भी हम लोग के लिए इतना मेहनत करते हुए, तो जरूर लगता है कि जो मेरे दादाजी इतना कर रहे हैं तो फिर अगर हम नहीं करेंगे तो हम हार जाएंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम हार जाएंगे। बस वही मोटिवेशन मिलता है। दादाजी को देखते हैं तो बहुत मेहनत करते हुए, बहुत मेहनत करते हैं वो, तो उनको लगता है कि नहीं वो जब कर सकते हैं मेरे हम लोग के लिए, हमारे घर के इंजन समझिए कि हम लोग तो डब्बा है, पीछे पीछे बस घिंचाए हुए जा रहे हैं। तो लगता है कि नहीं अगर विरासत में वो चीज हमको मिला हुआ है तो उसको बस आगे बढ़ाना है, मेहनत करना है और मेहनत करना है। दादाजी को ये लगे कि नहीं ये भी मेहनत करता था, बस ये चीज उनसे ही शिक्षा मिलता है और लगता है कि नहीं दादाजी को लगे कि नहीं ये भी अच्छा कर रहा है बस। और बहुत सारे दोस्त भी हैं जो कि प्रेरणा देते हैं, लेकिन घर में हैं तो मेरे दादाजी हैं, बहुत मोटिवेट किए हैं सर, बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं। तो उनको देख के बहुत प्रेरणा मिली है हम लोग को, पूरे फैमिली को। यहीं से मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और किन्हीं का अगर कोई प्रश्न हो, विवेक जुड़े हो, पूछो अगर कुछ पूछना हो सौरभ जी से तो। विवेक आवाज आ रही? विवेक आप सभी को करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो पेपर में जैसे हिंदुस्तान पेपर है, दैनिक जागरण है, ये सब पेपर में देखते हैं कि एक छोटा सा मैगजीन आता है, उसमें जब पढ़ते थे तो मतलब लगता था कि हाँ इसको पढ़ना चाहिए। क्या उसके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? पेपर में मैगजीन आता था? मतलब सप्ताह में 1 दिन आता है जिसमें रहता है कि कौन सा जॉब का वैकेंसी है और जो भी नया अपडेट रहता है, जैसे कि जो भी करंट अफेयर होता है उसके बारे में डिटेल में दिया। जैसे नेट हुआ ना तो नेट क्या है, NET नेट क्या है, नेट के बारे में दिया हुआ रहता है पूरा। बिल्कुल देख सकते हैं। आप समोसा खरीदने जाइए और समोसा वाला जो पेज देता है वो पेज, समोसा खाने के बाद पेज में भी देखिए, अगर कुछ आपके लायक है तो उसको भी ग्रहण कीजिए, एकदम ग्रहण कीजिए। क्यों नहीं ग्रहण करना है? पूरा जहां से मिले वहां से नॉलेज को ग्रहण करना है, दूसरे की गलतियों से सीखना है। जो अगला गलती की वो हम नहीं करेंगे तो फिर हमको और 1 साल बैक चले जाएंगे। एकदम सीखना है, जहां से मौका मिले वहां पे सीखें। सुप्रिया जी कुछ पूछना चाह रही थी? मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम किसी वर्क फील्ड में साइड से पार्ट टाइम कुछ काम कर रहे हैं तो उस काम के साथ अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करें? बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। जब हम किसी काम को करना शुरुआत कर देते हैं ना, आज के पहले मतलब 6 महीना पहले हम भी फुल टाइम फ्री थे और ऐसा लगता था कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन टीचर में ज्वाइन करने के बाद ऐसा लगा कि हमारे पास तो समय कम हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपका माइंड का कैपेसिटी होता है ना, बढ़ जाता है। पहले हम वही काम 10 घंटा में करते थे, अब वही काम हम 4 से 5 घंटा में कर लेते हैं। तो आपके माइंड के ऊपर सारा गेम होता है। अगर माइंड सेटल कर लीजिए कितना काम को हमको 4-5 घंटा में ही कर देना होगा तो हम कर लेंगे। बस माइंड को आप
अपना माइंड को जिस तरह से आप चलाएंगे उस तरह से आपका माइंड चलेगा, आप उसी तरह से काम करेंगे। ये चीज होता है, माइंड को आप बना लेंगे कि नहीं हमको इतना देर में ही पूरा पढ़ जाना है, इतना कर लेना है, तो आपके अनुसार वो और ज्यादा कैच करना शुरू कर देगा और अच्छा लगेगा। आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ कर रहे हैं तो आपको एक चीज तो है कि आप दोनों काम कर रहे हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ एनर्जी आपको मिलेगा कि नहीं भाई हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, आप हम कहाँ कम है। आप इंटरव्यू में जाएंगे आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, वहां से लोग को देखें। मेरे एक मित्र इस बार भी सफल हुए हैं, वीडियो मिला है उनको, ऑडियो मिला है उनको, मात्र जबकि बेहतरीन स्टूडेंट है, जहाँ तक उनका हम मौक लिए हैं, अपना रूम में 2-3 बार मौक लिए हैं और मेरे साथ सहपाठी भी मौक में शामिल थे, तो उनको मात्र 65 नंबर दिया। हम चकित थे कि उनको, हमको लग रहा था 85 नंबर से कम नहीं आने वाला था, लेकिन क्या बताएं 65 नंबर दिया। बशर्ते उनको ये गवर्नमेंट जॉब की नहीं है ना, मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है नॉर्मली, जैसे कोई स्कूल ज्वाइन कर लेना, ट्यूशन पढ़ाना, इस टाइप का। हाँ तो समय निकालिए, 4 घंटा 5 घंटा रात में समय निकालिए, जब निकल जाइए 5 घंटा टाइम होता है, बस उसको कॉन्सेंट्रेट होकर 5 घंटा करें। 5 घंटा मोबाइल फ्लाइट मोड में होना चाहिए, उसके अलावा किसी का कॉल अटेंड नहीं करना है, किसी का कोई क्या हो रहा है कुछ नहीं। 5 घंटा के बाद आप करें, सब कुछ करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 घंटा वो डेडिकेट हो आपका करियर पे, आराम से कर लेंगे। आपके माइंड के ऊपर कुछ डिपेंड होता है, आप सोच लेंगे तो कर लेंगे। सुप्रिया जी, सपने आपके होंगे तो पूरे करने के लिए आपको तत्पर होना पड़ेगा। और जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां भी है, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, उस नाविक की धैर्य की कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। वाह वाह सरस बाबू, आपका मतलब साहित्य में इतना रुचि देखते हैं तो कभी कभी हमको भी लगता है कि अपना हम जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट बदल के हिंदी साहित्य ही रख ले। कुछ प्रश्न आ रहे हैं सौरभ जी, मैं आपको पूछता हूँ। बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स के लिए मतलब कैसे तैयारी की जाए? केबीसी नैनो का किताब आती है सर, करंट अफेयर्स का स्पेशली, उस किताब को आप लोग खरीद लीजिए, बहुत अच्छा से बिहार के बारे में लिखता है। केबीसी नैनो की बुक आती है, केबीसी नैनो का बुक हम आजकल दृष्टि का भी देख रहे हैं सौरभ जी, दृष्टि वाला भी अच्छा कर रहा है, मतलब बिहार के संदर्भ में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन दृष्टि में 1 महीना में जितना डेटा देता है सर, उसमें केबीसी में 6 महीना का उतना डेटा देता है, तो कम समय में ज्यादा करना है। ये रंजीत सिंह वाला ही ना केबीसी? रंजीत सिंह से पहले वो निकालता है, रंजीत सिंह बाद में उसमें अपना लिख के देने लगे हैं। अच्छा, वही अंकुर पूछ रहा है कि रंजीत सर वाला जो है। हाँ, उनका ही मतलब प्रकाशन वही छापा है, उनका भी किताब को केबीसी छापे हैं। राजेंद्र पांडे जी पूछ रहे हैं आपसे फेसबुक पे कि मतलब आपकी हॉबी क्या है सौरभ जी, ये बताइए। मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है, बैडमिंटन खेलना है। क्रिकेट खेलना और देखना दोनों है सरस जी, मेरा हॉबी बैडमिंटन खेलना। हाँ, खेल में आपकी अच्छी रुचि है, पता चलता है आपके। अच्छा, सोशल मीडिया पे कितनी आपकी मतलब गतिविधि रहती है, कहाँ कितनी मतलब उस पे आप समय आप उस पे देते हैं, कहाँ पे है? ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे है, एफबी पे है, इंस्टाग्राम पे है, और इंस्टाग्राम पे तो कम यूज करते हैं क्योंकि फेसबुक पे बहुत सारा ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जैसे बीपीएससी अड्डा हो गया और सारा टीचर का ग्रुप है, उसमें जुड़े हुए हैं। तो बस आप उस चीज को एक्टिवेट करके रखिए ना जो कि आपके काम का न्यूज है। बिल्कुल आपको आधा घंटा सफरिंग करना ही है, 24 घंटा में तो आधा घंटा यूज करना ही, आप नहीं तो पीछे हो जाएंगे। आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसको इग्नोर करके चलना है, लेकिन हाँ उस पर एक लगाम होना जरूरी है, कितना देर के बाद हम उसको छुएंगे नहीं। एक बार पूरा स्क्रॉल कर लिए कि आज मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, देख लिया, अपडेट ले लिए, चलो ठीक है,
उसके बाद उसको हटा देना है। नहीं तो वो ऐसा चीज है आज के डेट में, रील्स में अगर घुसेंगे आधा घंटा 1 घंटा कब पता चल जाएगा पता नहीं चलता है। तो वो सब चीज से थोड़ा मतलब ध्यान को हटा के रखना है। जो भी चीज आपको पसंद है उसी चीज को सब्सक्राइब करें, फालतू जगह नहीं कि हाँ आप गए तो फिर वो कर दिए और बार बार वो आपको नोटिफिकेशन दे रहा है और ये फिर उसमें आप एक को खोले तो बार बार आपको और लुभा रहा है कि नहीं एक बार और देख लेते हैं। तो ये चीज से थोड़ा बचना है। जो अभी काम की चीज है उसी चीज पे ज्यादा फोकस रखना है कि वहां से ले तो खोले तो हम इंटरटेन के लिए भी खोले तो हमारा काम का 1-2-4 मिनट है। ये चीज को ध्यान रखना। सौरभ जी बहुत 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 धन्यवाद आपका। हमारे प्रेम भैया, सतप्रकाश भैया भैया। एक तरह हाँ सुप्रिया जी पूछ लीजिए। मतलब मैं बोले कि अगर सडनली किसी फॉर्म को डाल देते हैं और उसका प्रिपरेशन मतलब थोड़ा बहुत है ना के बराबर है एंड एग्जाम में अभी 1-1.5 महीने टाइम है, तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? कैसे प्रिपरेशन करे कि चांसेस रहे कि निकल जाए मेरे से एग्जाम? ज्यादा से ज्यादा सेट लगाइए। कम समय में यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा सेट लगाइए और स्टैटिक जीका का पढ़िए, जम के पढ़िए। सेट लगाइए जी पढ़िए, सेट लगाइए पढ़िए। एक दिन में 1 सेट लगाइए और स्टैटिक जीके जहां लग रहा है आपको नंबर कम आ रहा है उसका किताब निकालिए। जो भी आपको घटना चक्र है, लुसेंट है, जहां से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको फाइंड आउट कीजिए और उसको पढ़िए। बस सेट लगाइए और जहां पे लगे कम आ रहा है वहां पढ़ जाइए, पूरा किताब पढ़ जाइए। जहां नहीं जो टॉपिक जहां पंचवर्षीय योजना में आपको क्वेश्चन गलत हो रहा है, आप नहीं बना पा रहे हैं, किताब निकालिए, पंचवर्षीय योजना ऊपर से नीचे तक पढ़ डालिए पूरा, जहां फिर अगला बार से क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका।